हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फेज के बारे में देखा था कि हीट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे हमने सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट कैलकुलेट किया था, है ना। तो सेंसिबल हीट जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सेंसिबल हीट में कौन सा हीट होगा, Q इक्वल टू MS डेल्टा T, है कि नहीं। और ये हीट क्या करेगा, टेम्परेचर को चेंज करता है, ठीक है। वैसे ही दूसरा हीट होगा लेटेंट हीट, है ना। और लेटेंट हीट किस में यूज होगा, फेज चेंज के लिए। और यहाँ पे हम Q क्या लिखेंगे, M इंटू L, लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फेज चेंज होता है और इस वाले पार्ट में टेम्परेचर चेंज होता है ना। तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं कैलोरीमेट्री पे। तो कैलोरीमेट्री में क्या होता है कि ये एक कैलोरीमेट्री क्या है, तो कैलोरीमेट्री क्या है कि जो भी हमारा कैलकुलेशन होता है ना, हीट कैलकुलेशन का मेथड है। तो जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम हीट कैलकुलेट करके निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्रिक क्वेश्चंस, है ना। और जिस इंस्ट्रूमेंट में ये चीज मेजर किया जाता है उसे कैलोरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये टर्म्स है, कुछ ज्यादा वो नहीं, बस हमें देखना है कि ये कैलोरीमेट्री और ये जो प्रिंसिपल, ये जो मेथड है ये वर्क कैसे करता है ना। तो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक ओपन सिस्टम। इसी टाइप का सिस्टम हमने पहले भी क्रिएट किया था, है ना, जब हमने डायथर्मिक और इस टाइप का, है ना, डायथर्मल वॉल से हमने उसको कनेक्ट करके दो सिस्टम बनाया था, है ना। तो किसी में ओपन सिस्टम हो गया जिसमें हमारा हीट का लॉस हो सकता है ना, और क्लोज सिस्टम हो गया जिसमें हीट का लॉस नहीं होगा। तो जब भी हम किसी दो सिस्टम एज्यूम करेंगे, है ना, तो उन दो सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम एज्यूम करेंगे, क्लोज सिस्टम, है ना। यानी कोई भी हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा है ना। नो हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, है ना। और एटमॉस्फेयर के साथ कोई भी हीट का लॉस या गेन नहीं होता, यानी हीट यहां से निकल के इस तरफ नहीं जाएगा या बाहर से कोई एक्स्ट्रा हीट इसके अंदर में कभी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस नहीं होने वाला है। तो अभी हम ये क्लोज सिस्टम लेके चल रहे हैं। अब इस सिस्टम में क्या होगा, हम इन दोनों अलग अलग सिस्टम को, मान लिया ये S1 है और ये S2 है, इन दोनों को हम पास में लेके आएंगे। तो हीट का एक्सचेंज जो होना होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में किसी तरीके से हो सकता है ना। तो वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जब भी हम अभी के लिए क्वेश्चन जो भी करेंगे उसमें अगर हमें हीट का ट्रांसफर करना है तो सिर्फ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में ही होगा। इस सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में या इस सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्लियर है। तो ये हीट कैलोरीमेट्री इस तरीके से वर्क करेगा। अब कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है ना। तो ये जो इसका प्रिंसिपल है ये किस पे वर्क करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है ना। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी भी दो सिस्टम को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो एक सिस्टम जो हायर टेम्परेचर पे होगा वो क्या करेगा, हीट का लॉस करेगा, और जो दूसरा सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, हीट का गेन करेगा, है ना। तो इस तरीके से लॉस और गेन होगा, क्योंकि बाहर सराउंडिंग में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जितना एक हीट लॉस करेगा उतना ही दूसरे को हीट क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कैलोरीमेट्री है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, है ना। तो ये चीज हमें इजीली समझ में आ रहा है कि कैसे ये प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। और हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी सेम यही प्रिंसिपल ही यूज करेंगे, है कि नहीं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कौन सा जो हायर टेम्परेचर पे होगा वो लॉस करेगा और जो लोअर टेम्परेचर पे होगा वो गेन करेगा, है ना। और जितना ये लॉस करेगा उतना ही वो गेन करेगा। तो हम दोनों को इक्वेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे,
है ना। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम में हमारे पास ये है, इस सिस्टम में मान लो कि हमारे पास 200 ग्राम वाटर था, ठीक है। तो इस सिस्टम में हमारे पास 200 ग्राम वाटर है और इस सिस्टम को हमने 10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है, क्लियर है। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है जिसमें भी हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। इसमें भी वाटर की बात हो रही है और इसका टेम्परेचर हमने 80 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब ये सोचो कि हमारे पास दो अलग अलग है ना। अब यहां से कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा, तो इस 10 डिग्री टेम्परेचर इसमें 10 डिग्री ही मेंटेन रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये बाहर कहीं नहीं जा रहा। वैसे ही 80 डिग्री आपस में मेंटेन ही रहेगा। इन दोनों को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इसको जब आपस में मिक्स करेंगे, है ना, और मान लो कि हमने एक थर्ड वेसल्स लिया, है ना, सिस्टम लिया और इसमें इन दोनों को मिक्स कर देना है ना। तो दोनों को हमने मिक्स किया। अब इस मिक्स करने पे इसका टेम्परेचर कितना होगा, है ना। तो हमने अभी तक ये एज्यूम किया कि कोई भी बाहर में लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना हीट इसका था, है ना, जितना हीट एनर्जी इसका था उसका इतना था, दोनों मिक्स होके एक नया मिक्सचर फॉर्म हुआ, है ना। इसका टेम्परेचर 80 डिग्री था, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री था। तो जो हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो 10 से 80 के बीच में होगा, है कि नहीं। तो हमें बस यही टेम्परेचर फाइंड करना है कि वो टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा, क्लियर है। अब क्योंकि बाहर से ना तो कोई हीट आ रहा है ना ही हीट कोई जा रहा है, तो जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट क्या होगा, गेन होगा। अब हीट लॉस कौन करेगा और हीट गेन कौन करेगा, तो ये हायर टेम्परेचर पे है ना, तो ये हीट लॉस करेगा। तो देखो यहाँ पे एक पहले हम हीट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं कि हीट लॉस कितना होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या अज्यूम कर लिया कि मिक्सचर का टेम्परेचर T है, ठीक ना। यानी अब इसको अगर हम फिगर के थ्रू समझने का ट्राई करें तो एक हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, कितने डिग्री पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये 200 है और ये 100 ग्राम वाटर यहाँ पे भी है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखो ये हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा, है ना। और दोनों हीट लॉस और हीट गेन का प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाए, है ना। ये टेम्परेचर ये अपना हीट लॉस करता रहेगा, इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, और ये चीज प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब दोनों एक सेम टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाए। तो यही टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, मिक्सचर का टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद, है कि नहीं, और स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद, है ना। तो ये सब चीजें आप टर्म वही है, बस हम इसको देख रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे कि हीट लॉस कितना होगा, है ना। तो ये टेम्परेचर कहां से जा रहा है, 80 से T पे जा रहा है, तो ये टेम्परेचर अपना लूज कर रहा है, तो टेम्परेचर लूज कर रहा है तो ये, और देखो दोनों क्या है एक्चुअली में, वाटर ही है ना। तो जब दोनों वाटर है तो फेज चेंज का कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है कि नहीं। तो सिर्फ कौन सा हीट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सेंसिबल हीट। एक सेंसिबल हीट लॉस करेगा, दूसरा सेंसिबल हीट गेन करेगा, है ना। तो सेंसिबल हीट ये कितना लॉस करेगा, तो ये ms डेल्टा टी, है ना। जब अलग अलग फेज होगा तो फेज ट्रांसफर हो सकता है ना, और फेज चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों का फेज सेम ही है, बस टेम्परेचर अलग अलग है ना। तो जब टेम्परेचर अलग अलग और फेज सेम है तो सिर्फ क्या हो सकता है, टेम्परेचर का चेंज ही हो पाएगा। तो ये 80 से T पे आ रहा है ना। तो मास हम कितना लिखेंगे, 100, है ना। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, किया था हमने, ये ग्राम में दिया हुआ है, तो हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना लेंगे, ग्राम में ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो 1 कैलोरी पर ग्राम, याद होगा आपको, है ना। तो वाटर का ये वाला स्पेसिफिक हीट होता है। हम यहाँ पे क्योंकि ग्राम में ही है तो हम ग्राम में ही सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको SI यूनिट में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ग्राम में करेंगे, ये कैलकुलेशन इजी होगा। तो S की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 1, और डेल्टा T की जगह पे कितना पुट करेंगे, तो ये 80 से
टेम्परेचर लॉस हो रहा है, तो 80 माइनस टी। क्लियर है? वैसे ही हीट का गेन कितना होगा, तो हीट गेन कौन करेगा, ये वाला, और कितना गेन करेगा, ms डेल्टा टी, क्योंकि सेम फेज में है। m 200 s1 और डेल्टा टी कितना लिखेंगे, हायर माइनस लोअर, t माइनस 10, है ना। और कैलोरीमेट्री क्या बोलता है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, है कि नहीं। तो हीट लॉस कितना हुआ, तो हीट लॉस हुआ हमारा 100 इंटू 80 माइनस टी इक्वल टू हीट गेन कितना हुआ 200 इंटू टी माइनस 10। क्लियर है? इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम टी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, और यहां से जो टी आएगा वही मिक्सचर का टी होगा, है ना। तो टी हमने सब कुछ हमने डिग्री सेल्सियस में ही लिया, तो हमारा आंसर भी किसके टर्म में आएगा, डिग्री सेल्सियस में ही आएगा, है ना। तो आप कैलकुलेट कर लेना इसको, सिंपल कैलकुलेशन इसके बाद कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का कितना आता है और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आता है 33.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें बस समझना ये है कि कैसे हीट का लॉस और हीट का गेन हो रहा है और कौन सा कैसे गेन कर रहा है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है कि फेज सेम है, इसलिए सेंसेबल हीट का लॉस या गेन होगा, है ना। फेज अलग अलग होता तो सेंसेबल हीट का लॉस तो होता ही, साथ साथ लेटेंट हीट भी वहां पे एप्लीकेबल होता है ना। तो अब एक वो वाला देखते हैं कि फेज ट्रांसफर वाला क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक फिर से एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में फिर से ये क्लोज सिस्टम है, इसमें हमने 2000 ग्राम वाटर लिया हुआ है और उसको हमने 60 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, और इसमें अब हम क्या करते हैं कि यहां से हम स्टीम पास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमने इस नॉब से स्टीम पास किया और कितना स्टीम पास किया 10 ग्राम स्टीम दिया हमने, है ना। और क्योंकि स्टीम है तो टेम्परेचर कितना होगा स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पे यहां से पास करा रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर से वही चीज कि कोई भी हीट का लॉस बाहर से नहीं हो रहा है, बस ये इसमें आ रहा है। तो फिर जब ये स्टीम इसमें मिक्स करेगा तो मिक्सचर का नया टेम्परेचर फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। फिर से वही चीज यहां पे हमारे पास 200 ग्राम 2000 ग्राम वाटर है, कितने पे 60 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और यहां पे हमारे पास स्टीम है कितना 10 ग्राम। क्लियर है, तो अब देखो कि क्या डायरेक्टली स्टीम हीट लॉस करके वाटर में बन जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो फेज क्या है अलग अलग है, ये वाटर का फेज है और ये स्टीम का फेज है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये स्टीम जो है अपना हीट लॉस करके वाटर में फॉर्म होगा, है ना। तो ये पहले किस में आएगा वाटर में आएगा, और अगर सारा कन्वर्ट हो जाता है तो कितना वाटर बनेगा 10 ग्राम वाटर बनेगा, है ना। और ये वाला कौन सा हीट होगा लेटेंट हीट यहां पे डेवलप होगा। क्लियर है, और उसके बाद फिर से ये अपना हीट लॉस करेगा जो कि सेंसेबल हीट होने वाला है कि नहीं। तो ये सेंसेबल हीट आके यहां पे आके कहीं पे इसका टेम्परेचर मिक्सचर का टेम्परेचर टी होने वाला है। क्लियर है, तो पहले तो ये अपना हीट लेटेंट हीट लॉस करेगा। क्लियर है, तो अब देखो कि क्योंकि टेम्परेचर हमारा है ना ये 10 ग्राम ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हमें ये पता है कि फाइनल टेम्परेचर 100 से 60 के बीच में ही कुछ ना कुछ होने वाला है कि नहीं। तो ये हम एज्यूम ये हमें दिखाई पड़ रहा होगा कि ये टेम्परेचर हमेशा इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आने वाला है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एज्यूम करो कि अगर हमें ये 2000 ग्राम वाटर को 60 से 100 तक पहुंचाना होता तो कितना हीट रिक्वायर्ड होता। क्लियर है, तो हम पहले एक्सट्रीम केस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम केस में क्या होगा, ठीक है, एक्सट्रीम केस पहले हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं कितना हीट की जरूरत है एक्चुअली में, है ना। तो एक्सट्रीम केस हम यहां पे ले रहे हैं
60 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो हम इस 2000 ग्राम वाटर को 60 से अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दे तो हमें कितने हीट की जरूरत पड़ेगी? तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? ms डेल्टा टी। m कितना होगा? 2000 S1 और डेल्टा टी 100 माइनस 60, तो ये कितना हो गया? 80,000 कैलोरी। क्लियर है? यानी इसको अगर कंप्लीटली आपको यहां से यहां तक पहुंचाना है तो कितना आपको हीट देने की जरूरत पड़ेगी? 80,000 कैलोरी का, है ना। तो ये एक्सट्रीम केस है। अभी हमने ये नहीं एज्यूम किया कि इसका टेम्परेचर यहां से यहां पहुंच जाएगा, है ना। अभी बस हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हमें कितने हीट की जरूरत पड़ती? इतने हीट की जरूरत पड़ती, है कि नहीं। तो अब देखो कि अगर स्टीम जो है वो अपना फेज चेंज करता है तो फेज चेंज करने में भी वो अपना हीट लॉस करेगा, है ना। तो कितना हीट लॉस करेगा, है ना। तो स्टीम का फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टीम दूसरे फेज में, तो पहले उसको वाटर में आना पड़ेगा, फिर वो अपना टेम्परेचर और लूज करेगा, है ना। तो अभी स्टीम अपना फेज चेंज कर रहा है, यानी 100 डिग्री से 100 डिग्री पे ही अपना फेज चेंज करेगा, है ना। तो उसके लिए उसे कितने हीट की जरूरत पड़ेगी? तो m इंटू एल, है कि नहीं। तो m की वैल्यू कितनी है? 10, और l कितना होता है वेपराइजेशन? 540। याद होगा आपको l की वैल्यू स्टीम के लिए और या वेपर के लिए लेटेंट हीट की वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो ये कितना हो गया? 5400 कैलोरी, है कि नहीं। यानी क्या हो गया कि स्टीम जो है अगर वो अपना फेज चेंज करता है तो वो कितना हीट लॉस करेगा? 5400, है कि नहीं। और हमने अभी देखा कि अगर वाटर जो 2000 ग्राम वाटर था अगर वो कंप्लीटली 100 तक पहुंच जाता तो कितना हीट उसको चाहिए था? 80,000। इसका मतलब इसको कंप्लीटली 80,000 नहीं मिल रहा है कि नहीं। 80,000 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या ये 100 तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो 100 तक ये नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका मतलब कंप्लीटली इसको कन्वर्ट होके कितना हीट मिलने वाला है? इतना हीट मिलने वाला है। इसका मतलब 100 से 60 के बीच में कोई एक टेम्परेचर T होगा जहां पे दोनों जाके एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। यानी स्टीम जो है अपना फेज तो चेंज करेगा ही, उसके बाद अपना कुछ और टेम्परेचर लूज भी करेगा, है कि नहीं। आगे समझ आओगे, है ना। तो यहां पे फिर से हम कैलोरीमेट्री का इक्वेशन लिखते हैं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, है ना। तो अब देखो हीट लॉस कहां कहां से होगा? तो हीट लॉस, एक तो हीट लॉस किसका होगा? फेज चेंज का, है कि नहीं। एक फेज चेंज का हीट लॉस होगा, प्लस एक टेम्परेचर ड्रॉप होने का हीट लॉस होगा, है कि नहीं। और हीट गेन किसके किसके होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने का, है ना। तो यहां पे आपको समझ रहा है ये 2000 ग्राम वाटर जो है वो हीट गेन कर रहा है और 10 ग्राम स्टीम जो है वो अपना हीट लॉस कर रहा है। क्लियर है। तो अब देखो फेज चेंज में कितना एनर्जी का लॉस होगा, हीट का लॉस होगा। तो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था m इंटू एल, है ना। तो फॉर्मूले में लिख लेते हैं m इंटू एल प्लस टेम्परेचर ड्रॉप में कितना होगा? एम एस डेल्टा टी, है कि नहीं। और यहां पे भी क्या होगा? m1 एस डेल्टा टी, m2 एस डेल्टा टी, है ना। तो ml कितना हो जाएगा? m इंटू एल 540। तो ये फेज ट्रांसफर का हीट हो गया। और टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा? तो मान लिया फाइनल टेम्परेचर हमारा T होने वाला है, तो मास कितना है वाटर का, है ना। अगर ये कंप्लीटली फेज चेंज होकर वाटर बन चुका है तो 10 ग्राम वाटर अब आ चुका है हमारे पास, इंटू 1 और इंटू 100 माइनस T, है ना, इक्वल टू M2 कितना होगा? 2000, S की वैल्यू 1 और टेम्परेचर कितना होगा? 60 से T तक जाएगा तो T माइनस 60। क्लियर हो गया। और यहां से फिर से हम T कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से जब T कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 62 डिग्री। बाकी कैलकुलेशन है वो आप कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है। तो ये चीज आपको अब समझ में आ रही होगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है ना। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, मान लो फिर से सेम सिचुएशन है, ठीक है। हमने यहां से अभी भी स्टीम पास किया है
100 डिग्री पे, ठीक है, 10 ग्राम स्टीम ही पास किया है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इसमें जो वाटर था, उस वाटर की क्वांटिटी को हमने कम कर दिया, है ना। तो वाटर हमने अब कितना ले लिया, 20 ग्राम वाटर ले लिया, और टेम्परेचर हमारा अभी भी सेम ही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, फिर से हमें स्टीम पास किया, लेकिन हमने वाटर की क्वांटिटी को अब कम कर दिया। तो अब बताओ कि टेम्परेचर, फाइंड दी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो फिर से अगर हमें मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, फिर से हम यहां से देखेंगे कि अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था कि अगर ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो कितना हीट लॉस करेगा। तो हीट लॉस ड्यूरिंग फेज चेंज, है ना। तो फेज चेंज में वो कितना हीट लॉस करेगा, जस्ट अभी हमने ऊपर में कैलकुलेट किया था, सेम ही क्वेश्चन है, 5400 कैलोरी। क्लियर है। तो अगर ये कंप्लीटली जो स्टीम है कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो 5400 कैलोरी हीट जनरेट करने वाला है कि नहीं। अब यहां पे देखो कि अगर मान लो कि इसे 60 से हमें 100 तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर हमें इस कंप्लीटली, फिर से वही सिचुएशन हम ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 20 ग्राम वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है ना। तो स्टीम का हमने पहले कैलकुलेट किया कि फेज चेंज होने पे कितना एनर्जी लॉस करेगा। तो ये कितना एनर्जी लॉस कर रहा है, 5400 कैलोरी, है ना। और यहाँ पे ये फिर से क्या बन चुका है, वाटर, टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है ना, और ये 10 ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम ये फिर से मान लेते हैं कि इसको अगर 20 ग्राम वाटर को 100 तक पहुंचाना होता तो हमें कितने हीट की जरूरत पड़ती, है ना। तो हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature from 60 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अभी इसका टेम्परेचर यहां तक पहुंचा नहीं है, बस हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसको यहां से यहां तक जाने में कितना हीट चाहिए, है ना। तो हीट कैसे निकालेंगे, तो फिर से यहाँ पे Q की वैल्यू कितना हो जाएगी, M हमारा 20 है, S की वैल्यू 1 है, और डेल्टा T कितना है 40। तो कितना लगेगा 800 कैलोरी, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बन रहा है कि इसको कंप्लीटली यहां से यहां तक जाने में कितने हीट की जरूरत है, 800 कैलोरी की ही जरूरत है, नहीं है। लेकिन अगर ये कंप्लीटली स्टीम 10 ग्राम स्टीम अगर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कितना रिलीज करेगा हीट, 5400 कैलोरी। तो अब ये बताओ कि क्या ये स्टीम कंप्लीटली कन्वर्ट होगा वाटर में, नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा तो 5400 कैलोरी रिलीज कर देगा, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है कि नहीं। यानी एब्जॉर्ब सिर्फ कितना हो सकता है, मैक्सिमम 800 कैलोरी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 20 ग्राम वाटर तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, है कि नहीं। स्टीम में नहीं, ये कंप्लीटली अपना टेम्परेचर रेज करके कहां तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, ये जो 20 ग्राम वाटर था, है ना। और इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में क्या होगा कि स्टीम का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, स्टीम का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा इसमें यूज होगा, है ना। कंप्लीटली 10 ग्राम यूज नहीं होगा, इस 10 का कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। तो कितना कन्वर्ट होगा वो देखते हैं, है ना। तो फिर से M इंटू एल इक्वल टू कितना जाएगा, MS डेल्टा T। क्लियर है। M की वैल्यू हम X मान लेते हैं, यानी स्टीम का X ग्राम यूज हो रहा है। तो M इंटू एक्स इंटू 540, और M कितना है 20 इंटू S इंटू डेल्टा T, है ना। इसको सॉल्व करके हम यहां से X निकाल सकते हैं कि नहीं। तो X कितना होगा 40/7 ग्राम। क्लियर है ना। तो ये X क्या है, ओनली X ग्राम
स्टीम विल कन्वर्ट टू वाटर, है ना। तो कंप्लीटली 10 ग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, तो x कितना होगा, यानी 10 ग्राम में से 40/27 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होगा, और उतने टेम्परेचर से ही ये 60 डिग्री टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाएगा, ये 60 डिग्री पे जो वाटर था वो कहां पे पहुंच जाएगा, 100 डिग्री पे, है ना। तो इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, है ना, क्योंकि कंप्लीटली स्टीम कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। तो इसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना। और स्टीम का कुछ पार्ट कन्वर्ट होके यहां पे पहुंच जाएगा, है ना। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा कि कुछ पार्ट आपका इस वाले 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है ना, तो यहाँ पे स्टीम भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, है ना। वाटर कितने पे रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो टोटल वाटर अगर पूछता है यहाँ पे, तो टोटल वाटर कितना होगा, 20 + 40/7 ग्राम वाटर इस पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट पे स्टीम कितना होगा, तो 10 - दिस स्टीम होगा। क्लियर है। तो ये हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास फिर से दो सिस्टम है। एक सिस्टम में हमारे पास ये हमने दो सिस्टम लिया, इस सिस्टम में हमने क्या किया, 1 ग्राम आइस रखा है, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और दूसरे में हमने 1 ग्राम स्टीम रखा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, फिर से मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर हमें बताना है कि कितना होगा। क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो यहां पे देखो, पहले क्या है, 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहां पे क्या है हमारे पास, 1 ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब क्या होगा, किस तरीके से ये चीजें मूव करेगा। तो पहले आइस कन्वर्ट होके कहां पे जाएगा, वाटर में, है ना। तो ये आइस पहले अपना फेज चेंज करके कहां पहुंचेगा, वाटर में पहुंचेगा। और कितना ग्राम वाटर बनेगा, अगर कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है तो 1 ग्राम वाटर बनेगा, और इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही ये स्टीम पहले कन्वर्ट होके कहां पे बनेगा, सेम टेम्परेचर पे 1 ग्राम वाटर कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, अपना एनर्जी लॉस करके ये अपना एनर्जी इंक्रीज करेगा, ये एनर्जी लॉस करेगा अगर उसे जरूरत पड़ती है तो, और यहाँ पे कुछ फाइनल टेम्परेचर टी पे ये जाके सेटल होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, लेकिन एक एक प्रोसेस का हमें देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर और ये हीट जो है वो कितना लॉस हो रहा है कि नहीं। तो एक एक स्टेप देखते हैं कि मान लो कि अगर हमें 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है ना, तो इस कन्वर्जन में टोटल हीट की जरूरत कितनी पड़ेगी, है ना। 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर में जाने में, है ना। तो कितना लगेगा हमें पास, m × l, m की वैल्यू 1 है, और l कितना होता है आइस का, 80। तो यहां से हमें कितना लगने वाला है, 80 कैलोरी यूज का होने वाला है। क्लियर है कि नहीं। वैसे ही इस वाले पार्ट में कितना खर्च होगा हमारा, यहां पे देखो 1 ग्राम आइस से अगर ये कन्वर्ट होगा तो ये कितना एनर्जी लूज करेगा। 1 ग्राम आइस अगर कंप्लीटली कन्वर्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कितना कन्वर्ट देगा, 540 कैलोरी, है ना। ये चीज हमने कैलकुलेट किया, m × l, क्योंकि फेज ट्रांसफर हो रहा है, m की वैल्यू 1 है और l 540 है ना। तो ये 540 कैलोरी हीट लूज करने वाला है। तो देखो अगर ये कंप्लीटली स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना, फेज ट्रांसफर कर रहा है, अगर ये फेज ट्रांसफर करता है तो 540 कैलोरी ये रिलीज करने वाला है। तो ये 540 कैलोरी कहां कहां यूज होगा,
तो 540 कैलोरी अगर ये लूज कर देता है कंप्लीटली, है ना, 1 ग्राम वाटर अगर 1 ग्राम स्टीम अगर 1 ग्राम वाटर में रिलीज हो जाएगा, तो उसमें से 80 कैलोरी तो यहाँ से 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर बनाने में चला जाएगा, है कि नहीं। और मान लेते हैं अभी के लिए कि ये कंप्लीटली 1 ग्राम जो है वो 100 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको 1 ग्राम से 100 डिग्री कन्वर्ट होने के लिए कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, तो एम एस डेल्टा टी, है ना, और एम एस डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करो, 100 कैलोरी, है ना। तो यानी 1 ग्राम वाटर को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक ले जाने के लिए हमें 100 कैलोरी की जरूरत है, और 1 ग्राम आइस से वाटर बनाने के लिए 80 कैलोरी की जरूरत है। तो टोटल हमारा एनर्जी कितना यूज हुआ है, 180 कैलोरी, जबकि एनर्जी रिलीज कितना हुआ है, 540 कैलोरी, है ना। तो क्या 1 ग्राम कंप्लीटली कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्लीटली कन्वर्ट होगा तो 540 कैलोरी रिलीज करेगा, जो कि हमें आइस से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक पहुंच जाए तो भी हमारा यूज नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब इसका कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट क्या रहेगा, स्टीम में ही रहेगा, है ना। और उतने एनर्जी में ही ये 1 ग्राम आइस कहां तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होने वाला है, फाइनल टेम्परेचर तो 100 तक ही जाने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीटली कन्वर्ट भी नहीं होगा, है ना। तो फिर से जूम कर लेते हैं, लेट x ग्राम स्टीम कन्वर्टेड टू वाटर, है ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे हमारे पास कितना एनर्जी लूज होगा, x इंटू एल, है कि नहीं। और ये एनर्जी लॉस कहां कहां पे यूज होगा, 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर ले जाने में, तो 1 इंटू 80 प्लस 1 ग्राम आइस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में, तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, है ना। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, 180 बाई 540, तो x की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, 1/3 ग्राम, है कि नहीं। इसका मतलब स्टीम का सिर्फ कितना पार्ट कन्वर्ट होगा, 1/3 ग्राम में, है कि नहीं। तो फाइनल कंपोजिशन जो होगा हमारे पास, फाइनल कंपोजिशन में क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो यहां पे हमारे पास एक तो स्टीम होगा, स्टीम कितना होगा, तो 1 ग्राम था, 1 ग्राम में से इतना ग्राम कन्वर्ट हो गया, तो कितना बचा, 2/3 ग्राम स्टीम बचेगा, है ना। और वाटर कितना रहेगा हमारे पास, तो वाटर हमारे पास 1/3 ये वाला था, और नीचे 1 ग्राम आइस कन्वर्ट होके वाटर तक पहुंचा है, तो कितना हो गया, 4/3 ग्राम। और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो टी फाइनल, और ये टी मिक्सचर लिख देते हैं, ये कितना होगा, क्योंकि स्टीम भी है तो टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको भी ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस हम यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप कैलोरीमेट्री के और क्वेश्चंस ट्राई करो बुक से, है ना, और कुछ डाउट आता है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं, ओके, बाय।